हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने अभी तक ईएमआरएस का पेपर डिस्कस किया है, तो उसमें इस बार एक क्वेश्चन आया था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज पे। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज होता क्या है? ये एप्लीकेशन होती है रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, जिससे हम कपल्स की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो सबसे पहली जो सबसे कॉमन टेक्निक है वो है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको हम एज अ रेमेडी ऑफ इनफर्टिलिटी यूज़ करते हैं, जिसमें एक विमेन का एग जो है उसको हम स्पर्म के साथ फ्यूज़ करते हैं आउटसाइड द बॉडी, लेबोरेटरी कंडीशन प्रोवाइड करके। फिर जो फर्टिलाइज एग है वो पेशेंट के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड परफॉर्म होता है। देन वी हैव इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस टेक्निक में स्पर्म मेल डोनर से लिया जाता है और एग के साइटोप्लाज्म में माइक्रो इंजेक्शन को यूज़ करके इंसर्ट किया जाता है। ये तब तक इफेक्टिव है जो स्पर्म्स जो हैं पेनिट्रेट ना कर पाए, मतलब स्पर्म्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक डाउन कर सकें और ब्रेक डाउन करके अंदर जा सकें। ये उन पीपल में होती है जिनमें स्पर्म काउंट लो होता है या उनके स्पर्म्स एबनॉर्मल होते हैं। लो स्पर्म काउंट के बहुत सारे कोज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग एंड सो मैनी मोर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र क्या होता है? जिसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में जब वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक पहुंच जाता है। जैसे हमें पता है कि जाइगोट जो है वो 2 ब्लास्टोमियर स्टेज, देन 4 ब्लास्टोमियर स्टेज, देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज, देन 16 ब्लास्टोमियर स्टेज और फिर आती है 32 ब्लास्टोमियर स्टेज, जहाँ पे करेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोरुला कैविटी। सिमिलरली जाइगोट को भी हम प्लेस कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में और इस टेक्निक को बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। देन वी हैव गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जहाँ पे हम स्पर्म को या गैमेट को इंसर्ट करते हैं। इस टेक्निक में एग को रिमूव किया जाता है ओवरी से और फैलोपियन ट्यूब में प्लेस किया जाता है स्पर्म के साथ, क्योंकि जैसे कि हमें पता है इस्थमस वो जंक्शन है जहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन फिर प्रॉपरली होती है विमेन के बॉडी में, इसको हम बोल रहे हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें जो सीमेन है वो कलेक्ट किया जाता है या तो हस्बैंड से या किसी हेल्दी डोनर से, जिसको हम आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं या तो वेजाइना में या यूट्रस में। यूट्रस में अगर वो हो रहा है इंसर्ट तो उसको बोल रहे हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। ये कॉमनली तब यूज़ होता है कि जब मेल पार्टनर्स ज़्यादा इंसेमिनेट नहीं कर पाए लो स्पर्म काउंट की वजह से। अब एक और चीज़ पढ़ लो, हम फीटल डिसऑर्डर को कैसे डिटेक्ट करते हैं। एक तो हमारा एमनियोसेंटोसिस ही है, बट अब एमनियोसेंटोसिस बैन हो चुका है क्योंकि उससे ये पता चल जाता था कि मेल है या फीमेल, और पहले उससे फीमेल फिटिसाइड के बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे। तो इन्होंने ये बोला है कि कोई भी नहीं चाहता कि नेक्स्ट जनरेशन में एबनॉर्मलिटी जाए। तो जब हमारा फीटस 5 वीक्स का हो जाता है और डॉक्टर को अगर लगता है कि देयर इज़ सम एबनॉर्मलिटी, तभी हमारे 3 बार चेकिंग होता है वहाँ पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड होता है ताकि अगर कोई एबनॉर्मैलिटी है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। तो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं फीटल डिसऑर्डर्स को। कुछ होती हैं इन्वेजिव टेक्निक्स और कुछ होती हैं नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब होता है इन्वेजन, कहीं पे इंट्रोडक्शन होना। तो इन्वेजिव टेक्निक वो हैं जो इन्वॉल्व करती हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट बॉडी में इंसर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल एमनियोसेंटोसिस, ये एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरा है क्रॉनिक विलाई सैम्पलिंग। एमनियोसेंटोसिस को हम एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट भी बोलते हैं और एएफटी भी बोलते हैं, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी। जैसे कि एनसीईआरटी में 3 ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मेंशन है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, बट उससे बाहर भी हमें थोड़े पढ़ने हैं और उससे फीटल इन्फेक्शन के बारे में भी पता चलता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जिसमें फीटल का टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता है एमनियन और एमनियोटिक सैक से, जिसने फीटस को डेवलप कर रखा है। और फीटल के डीएनए को फिर एग्जामिन किया जाता है जेनेटिक नॉर्मेलिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। इस प्रोसेस से चाइल्ड का सेक्स भी पता लग जाता है, इसलिए इस पर लीगल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब नॉन इन्वेजिव टेक्निक वो होती है जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट हम बॉडी में इंसर्ट नहीं कर रहे। इसमें आता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग या मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में हम हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड, जिनका 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हर्ट्ज होती है
फ्रिक्वेंसी साउंड वेव यूटिलाइज, उससे क्या होता है, विजिबल इमेजेस और पैटर्न बनता है बेबी का स्क्रीन पे। मैटरनल ब्लड सैम्पलिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, फ्यू फीटल ब्लड सेल, प्लेसेंटा में फीटल ब्लड सेल कुछ लीक कर जाते हैं, मदर की ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, तो उस ब्लड सैंपल को लेके हम उसको देखते हैं अच्छे से और ये डिटरमाइन करते हैं कि फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। सो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। एक चीज़ और हमें याद करनी है, एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। एड्स सिर्फ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं होता है, ये मोर देन वन पर्सन की इंजेक्शन या फिर किसी पर्सन के कट से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल किसी ने शेव किया और नाई ने वही शेविंग किट दोबारा यूज़ कर दी, तो उससे भी एड्स हो सकता है। ये फ्लूइड ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसमें ट्रांसमिशन होता है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल ब्लड या सीमेन। एज सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो बहुत सूटेबल मोड ऑफ फ्लूइड ट्रांसमिशन है, पर ये इकलौता कॉज नहीं है एड्स का। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स को हम प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, एसटीडीज़ का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सबसे पहले तो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए, हमें हमेशा कॉन्डम्स यूज़ करनी चाहिए क्वाइटिस के ड्यूरिंग, हमें स्टेरिलाइज्ड नीडल्स और सिरिंजेस यूज़ करने चाहिए। इफ़ यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल प्लीज़ चेक दे आर यूजिंग न्यू वन और द ओल्ड वन, नेवर यूज़ द वन विद ब्राउन हो, ख़राब हो, कुछ उसके ऊपर डिपोजिशन हो। एजुकेशन होनी चाहिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के लिए, और जेनिटल सिम्टम सच एज डिस्चार्ज या बर्निंग हो अगर, तो हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना चाहिए। स्क्रीनिंग होनी चाहिए ब्लड डोनर्स की, जो ब्लड डोनेट करते हैं उनकी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी है कि हम जब नॉर्मल प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पा रहे नॉर्मल ट्राई से, तो इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, कंजेनिटल डिसीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। तो इनफर्टिलिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जब कंसेप्शन होता ही नहीं है कि इंसान प्रेग्नेंट कभी हुआ ही नहीं है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है जब पेशेंट जो है वो कंसीव नहीं कर पा रहा आफ्टर अचीविंग प्रीवियस कंसेप्शन, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेकेंडरी फर्टिलिटी। तो ये वाला टेबल अच्छे से पढ़ना, ये इसमें कुछ टर्म्स है। रीज़न क्या है मेल्स में इनफर्टिलिटी का, इसमें जो टर्म्स है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहला तो अल्कोहलिज्म, ये बहुत कॉमन है, नहीं पूछेंगे कि ज़्यादा अल्कोहल लेने से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस डिफेक्टिव हो जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक आपकी ओलिगोस्पर्मिया और एक इंपॉर्टेंट आपकी क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म में क्या होता है कि जो टेस्टीज हैं वो डिसेंड नहीं करती स्क्रोटल सैक से, तो स्पर्म्स निकल नहीं पाते हैं। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि स्पर्म का जो काउंट है वो लो होता है ड्यू टू सेमिनल वेसिकल की इन्फेक्शन होने की वजह से, या स्क्रोटल टेम्परेचर जो 2 डिग्री सेल्सियस हम नीचे रखते हैं वो ज़्यादा हो जाए। इसलिए कहते हैं लैपटॉप कभी भी स्क्रोटम के ऊपर नहीं रखना चाहिए, अपना टेम्परेचर हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस लेस ही रखना चाहिए। इरेक्शन की डिसफंक्शनिंग, कि जब हम इरेक्शन नहीं कर पा रहे इजीली, मेल पेनिस जो है वो इरेक्ट नहीं कर पा रहा है या बहुत छोटे पीरियड में वो इरेक्ट कर रहा है, या स्पर्मेटोजेनेसिस का कोई भी स्टेप फॉल्टी हो चुका है कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, या गोनाडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी, मतलब यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम हो चुकी है, या एफरेंट डक्ट्स की ऑब्स्ट्रक्शन है कि कोई रुकावट आ रही है उस रास्ते में जिससे जो स्पर्म कंडक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। ये वाला चीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं, वैसेक्टोमी में, और फीमेल्स में क्या होती है ट्यूबेक्टोमी, या कोई क्रोमोसोम में डिलीशन हो जाए। अब रीज़न क्या है फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का, एक है एन ओव्यूलेशन, मतलब वहाँ पे कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ओव्यूल नहीं बन पा रहा। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, आजकल बहुत सारे कोज हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS, PCOD। फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन फेलियर, फर्टिलाइजेशन तो नॉर्मल हो पा रही है बट जो बच्चा है वो टिक नहीं पा रहा है, एंडोमेट्रियल डैमेज हो चुकी है, तो बेबी बार बार क्या हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं। अगेन गोनाडोट्रोपिन की डेफिशिएंसी, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि फैलोपियन ट्यूब में जब प्रेगनेंसी हो जाती है यूट्रस से बाहर, एक होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी, एक से ज़्यादा ओवरी की प्रेजेंस है
ये भी बहुत हार्मफुल कंडीशन है फीमेल्स में। या उनकी फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाए, या वेजिनल और सर्विकल इन्फेक्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल एसटीडीज, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन लाइक गनोरिया, क्लमाइडिया, ये सब भी इनफर्टिलिटी कोज करते हैं। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जैसे इन्होंने इस बार पूछ लिया था कि किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म सेम है, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए ये पढ़ना ज़रूरी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ वो होती हैं जो मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान हमसे स्प्रेड हो सकती हैं। इसको हम वेनरल डिसीज़ भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रही है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वेरियस एसटीडी कौन कौन सी है? सबसे पहली है सिफिलिस। वो कौन करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसका नाम है ट्रैपोनेमा पैलेडियम, जो ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है वार्म कंडीशन में। और वैसे भी देखा है, जब नॉर्मली हमें इन्फेक्शन हो जाता है या हमारा नीचे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो थोड़ी सी इचीनेस होती है आपके पर्सनल पार्ट्स पे, तो इट्स काइंड ऑफ कि बैक्टीरिया जो है वो वार्म कंडीशन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। गनोरिया बैक्टीरिया कौन सा कॉज करता है? नाइजेरिया गनोरिया। ये मेनली इफेक्ट करता है विमेन को, और उससे क्या होता है? पेन होती है जेनिटल एरियाज में और पस कंटेनिंग डिस्चार्ज हो जाता है। एक है जेनिटल हर्पिस, ये वायरस कॉज करता है, ये वायरल डिसीज़ है। कौन सा वायरस? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जो क्या करता है? वेसिकुलो पस्चुलर लीजन्स करता है और अल्सर कर देता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। वेजिनल डिस्चार्ज जो है वो फ्लूइड नहीं रहता, बहुत थिक हो जाता है। क्लमाइडियासिस बैक्टीरिया कॉज करता है, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन कर देता है और हमें सर्विसाइटिस और एपिडिमाइटिस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्राइकोमोनियासिस क्या करता है? ये एक प्रोटोजोन डिसीज़ है, जो कौन करता है? ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, जिससे क्या होता है? जो आपका यूरिन वाला पोर्शन है वहाँ पे फाउल स्मेल होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है फीमेल्स में, इससे आपको इचीनेस हो सकती है। और मेल्स में ये क्या कॉज करते हैं? प्रोस्टाटिस, एपिडिमाइटिस, मतलब ये जितने भी स्ट्रक्चर है हमारे, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, एपिडिडाइमिस, तो इन सब में एनलार्जमेंट हो जाती है और इनका जो नॉर्मल फंक्शन है उससे डिस्टर्प्शन हो जाता है। अब कुछ एसटीडीज और बताई हैं, एक है कैनक्रोइड, एक है जेनिटल वार्ट्स, एक है हेपेटाइटिस बी, एक है कैंडियासिस। पहली वाली यू कैन स्किप, आपको यहाँ पे याद रखनी है जेनिटल वार्ट्स और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी कौन कॉज कर रहा है? हेपेटाइटिस बी वायरस। और जेनिटल वार्ट्स कौन कॉज कर रहा है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यू कैन ऑल्सो लर्न देयर सिम्टम्स। देन एमटीपी, अभी तक सरकार ने 12 वीक्स तक हमें अबॉर्शन अलाउ कर रखा है। आफ्टर 12 वीक्स ये मदर के लिए भी हार्मफुल है और अबॉर्शन होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एमटीबी क्या है कि जब हम अबॉर्ट कर रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी को मेडिकली, तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ऐसा अबॉर्शन जो हमने खुद से इंड्यूस किया है। ये किस लिए होता है? अगर कभी कभार बच्चे में कोई डिफेक्ट हो जाए, जेनेटिकल डिसीज़ हो जाए, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं यू कैन अबॉर्ट दिस बेबी। बट हम एमटीपी का बहुत गलत यूज़ करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इफ़ बाय रीज़न यू हैव टू अंडरगो इंड्यूस्ड अबॉर्शन, प्लीज़ कंसल्ट अ बेस्ट डॉक्टर। हमें इधर उधर से ये चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। देन बर्थ कंट्रोल। अब जैसे कि हमें पता है हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पहले होता था हम दो हमारे दो, अब है हम एक हमारा एक। अब सरकार यही प्रेफर करती है कि आप एक ही बच्चा करें और उसको अच्छे से पाले पोसे, अदरवाइज़ ये तो चल ही रहा है हम दो हमारे दो। तो ये क्या है? रेफर्स टू रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन, मतलब हम जो बेबी की बेबी हमें करना है यानी उसकी जो प्लानिंग है उसके लिए कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं, जिसमें कॉन्ट्रासेप्शन है, जिसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिससे हम फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरियस मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या है? सबसे पहला है कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है? एक थिन स्ट्रॉन्ग रबड़ी शीट होती है जो प्रिवेंट करता है स्पर्म की एंट्री वेजाइना में। ये हम प्लेस करते हैं पेनिस के ऊपर बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट ये रिलायबल नहीं है पिल जितना, बट इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। फिर है फेमिडोम। फेमिडोम जो है वो है फीमेल कॉन्डम, जो थिन रबर और पॉलीयूरेथ्रिन ट्यूब से बनी है, जिसका एक एंड क्लोज है और ये वेजाइना के इनसाइड फिट होती है ताकि स्पर्म वेजाइना में एंटर ना कर सके। इसको हम इंटरकोर्स से पहले इंसर्ट करते हैं और किसी भी टाइम हम इसको रिमूव कर सकते हैं।
बस इसकी एक प्रॉब्लम है, जैसे आजकल आप लोगों को पता होना चाहिए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स वांट्स टू यूज़ पैड्स, बट पैड्स जो हैं लाइक विस्पर, स्टे फ्री, वो आजकल प्लास्टिक के हैं, तो दैट ऑल्सो कोज प्रॉब्लम इन फीमेल्स, क्योंकि जब हम मतलब मेंस्ट्रुएट करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, एंड इफ़ यू आर यूजिंग प्लास्टिक पैड्स तो माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जाएगी और एंडोक्राइन डिस्टर्प्टर की तरह काम करेगी, हमारे हार्मोन्स को और ख़राब करेगी। इसलिए बायोडिग्रेडेबल पैड्स और कॉटन पैड्स जो हम एक टाइम से ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकें, या आजकल तो पीरियड पैंटीज़ भी आती हैं जो 2-2 साल तक आप धो के अच्छे से वॉश करके धूप में रख के उसको सुखा के पहन सकते हो। अदरवाइज़ देयर आर टैम्पॉन एंड मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप जैसे इंसर्ट करने में डिफ़िकल्ट होता है, तो फेमिडोम भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है उसको इंसर्ट करने में, और इसका ड्रॉबैक ये है कि ब्रेक भी कर सकती है, लीक भी कर सकती है, और ये मेल कॉन्डम से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। देन वी हैव डायफ्राम एंड कैप। ये एक फ्लेक्सिबल रबर है जो फिट करती है सर्विक्स के ऊपर और स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट करती है यूट्रस में। इसको हम स्पर्मिसाइडल क्रीम्स के साथ यूज़ करते हैं। अब स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या होती है, जहाँ पे साइडल आ जाए ना, जैसे स्यूसाइडल, तो यहाँ पे हम स्पर्म की डेथ करवा रहे हैं एक क्रीम यूज़ करके। एक स्पर्मिसाइड एक केमिकल है जो स्पर्म्स को किल करेगा। इसको हम इंसर्ट करते हैं डायफ्राम और कैप को इंटरकोर्स से पहले, और इसको हमें उस प्लेस पे रखना पड़ेगा 6 घंटे पहले इंटरकोर्स से। सजेशन यहाँ पे हमें डॉक्टर की रिक्वायर लेनी चाहिए प्रॉपर साइज सिलेक्शन में, और ये हमें इसके लिए ट्रेन करना चाहिए कि कैसे हम उसको फिट करेंगे, कैसे नहीं। फिर आती है स्पर्मिसाइड, एक केमिकल जो स्पर्म को किल करता है। इसको हम प्लेस करते हैं वेजाइना में, जिससे लाइनिंग को हम कवर करते हैं वेजाइना और सर्विक्स की, पर ये सिर्फ 1 आवर के लिए इफेक्टिव है। इसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव स्पॉन्ज, पॉलीयूरेथेन स्पॉन्ज। ये हम इम्प्रेगनेट करते हैं स्पर्मिसाइड के साथ। इम्प्रेगनेट का मतलब होता है अंदर घुसाना, और ये भी सर्विक्स के ऊपर फिक्स होता है। इसको हम 24 आवर बिफोर लगाते हैं इंटरकोर्स से पहले, और इसके भी हाई फेलियर रेट हैं। फिर आते हैं कुछ मेथड्स। अभी हमने किए थे बैरियर मेथड के, एक तरीके से हम बैरियर बना रहे हैं स्पर्म और यूट्रस में फर्टिलाइजेशन की, ओवा की, स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब कुछ हैं हार्मोनल मेथड्स, कि हम अपने हार्मोन्स में कुछ स्लाइड चेंज करके प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पिल। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं इसीलिए इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो जो पिल है उसमें कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। सबसे पहला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ये हमारे प्रेगनेंसी हार्मोन होते हैं। इससे क्या होता है, एग्स की डेवलपमेंट प्रिवेंट की जाती है और ओव्यूलेशन करवाई जाती है FSH की सिक्रेशन को इनहिबिट करके। तो ये क्या करते हैं, आपके पीरियड्स को फोर्स करते हैं। इफ़ यू आर गेटिंग प्रेग्नेंट, ये पिल जो है वो आपको इंड्यूस करेगी कि आपको पीरियड्स हो जाएं और इम्प्लांटेशन ना हो। ये आपके सर्विकल म्यूकस पे काम करेगी और स्पर्म के पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करेगी। इससे क्या होगा, इम्प्लांटेशन रुकेगी। हमें ये एक ही लेनी चाहिए 3 वीक्स में, और आफ्टर 4 वीक जो है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है, तब हमें नहीं लेनी चाहिए। मतलब हमें 21 डेज़, जो ह्यूमन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 डेज़ की होती है, तो 21 डे तक हम इसको खाते हैं। और जब मेंस्ट्रुएशन वीक चली होती है, लाइक किसी गर्ल में 3 डेज़ की साइकिल है, किसी गर्ल में 4 डे की साइकिल है, तब हम ये नहीं लेते। इसका शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट है, ये नोज़िया कर सकती है और वेट गेन दे सकती है, फ्लूइड रिटेंशन कर सकती है, और किसी किसी केस में ब्लड क्लोटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। देन वी हैव मिनी पिल। उसमें क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली। ओवुलेशन जो है इसमें होती है, और सर्विकल म्यूकस जो है वो थिकेंड हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म की एंट्री प्रिवेंट हो जाती है। इसको हमें 3 आवर आफ्टर इंटरकोर्स लेना होता है, और ये हेडेक, नोजिया, वेट गेन देता है। देन वी हैव IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। IUD को हम इंसर्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट जनरेशन IUD जो थी वो नॉन मेडिकेटेड थी, वो है लाइप्स लूप्स रिंग्स, ये NCERT में मेंशन है। देन वी हैव सेकेंड जनरेशन, जिसमें कॉपर डिवाइसेस आ गए, जैसे कॉपर T220। थर्ड जनरेशन में हमने हार्मोनल डिवाइस लिए हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्ट्राट। इसको हम सर्विक्स में प्लेस करेंगे और ये स्पर्मिसाइड की तरह होगा यूट्रस में यूज़। ये ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है, डिस्कम्फर्ट भी कॉज कर सकता है। देन वी हैव नेचुरल मेथड, जो आपके ह्यूमेरिस के पेपर में आया था। एक है लैक्टेशनल एमनीरिया, ये वाला। एक है एब्सटिनेंस।
एब्सटिनेंस का पूरा नाम है कॉइटस एब्सटिनेंस। इस सॉरी, ये जस्ट एब्सिटेंस है, मतलब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें। पर इससे क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं डेवलप हो पाती रिलेशनशिप में। देन वी हैव रिदम मेथड, कि हम ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन विंडो ऐसी विंडो होती है जब फीमेल हाईली फर्टाइल होती है एंड देयर आर मेनी चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। देन वी हैव टेम्परेचर मेथड, हम राइज को नोट करेंगे कि टेम्परेचर में कितना राइज हुआ है प्रोजेस्टेरोन के दौरान, और सेक्सुअल इंटरकोर्स ओव्यूलेशन के टाइम पे प्रिवेंट करेंगे। देन कॉइटस इंटरप्टस, कि जैसे ही हमारा इंसेमिनेशन होने वाला होगा कॉइटस के टाइम पे, हम पहले ही मेल जो है अपना पेनिस को रिमूव कर लेंगे। देन वी हैव लैक्टेशनल एमेनोरिया, यहाँ पे सक्लिंग स्टिमुलस जो है वो प्रिवेंट करता है, मतलब जब तक मम्मी फीड कर रही होती है बच्चों को तब तक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट दिस ऑल्सो हैव हाई फेलियर चांसेस, क्योंकि ये कोई प्रॉपर मेथड नहीं है बर्थ कंट्रोल का। देन वी हैव स्टरीलाइजेशन, दैट इज़ वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कुछ लोग करवाते हैं। लाइक अगर हमारे 2 बच्चे हो गए हैं उसके बाद हम वेसेक्टोमी करवाएंगे मेल्स के केस में, यहाँ पे वास डिफेंस को हम टाई कर देते हैं, पर ये मेथड रिवर्सेबल नहीं है। देन ट्यूबेक्टोमी में हम ओविडक्ट्स को टाइड अप कर लेंगे। आजकल इसके लिए लैप्रोस्कोपिक मेथड यूज़ होते हैं, या फिर हम प्रॉपर टर्मिनेशन करेंगे, जैसे एक आता है रिदम 72 वीक्स तक अगर आप वो लोगे सेक्सुअल कॉइटस के बाद तो आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। और लास्ट तो है हमने जो पढ़ा अबॉर्शन। सो we should have knowledge about it. You are going to teach students about this and we should not be ashamed to discuss such things because you are going to be a bio teacher and अगर हम अब शर्म कर गए तो बच्चे गलत स्टेप्स उठाएंगे। इट्स बेटर टू टीच देम in appropriate way you want, and if any of you find these topics are like that we are not able to teach these kinds of topic, you should take help of principal ma'am or any other teacher in the school, but you have to teach these topics to the students because adolescence is the age of strife and strife. At that age students are able to conduct wrong things in their life, so you have to teach these things. That's why this chapter is included in your syllabus, and you have to study each method correctly. So that's all for today. Hope you like this video. Please like, share,